हेलो। आ, आज से हम लोग एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा पर्टिनेंट होगा। एक्चुअली ये है इंग्लिश से ही जुड़ा हुआ। तो जो भी इंग्लिश सीखने वाले लोग हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। बट ये बीपीएससी के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं टीचर्स में, टीचर वाले एग्जामिनेशन में, ये उनका डिस्कशन है और ये कंटिन्यू रहेगा। इसके सीरीज वन जो पहला एग्जामिनेशन हुआ था, फिर दूसरा हुआ और तीसरा अभी शुरू हो चुका है। आपके हाथ में जब वीडियो जाएगी तो हो सकता है कि उसका ओवरव्यू हुआ हो। बट मेरा टारगेट ये है, दो चीजें टारगेट है मेरे में, कि मैंने सुना है और आप भी जानते हो कि अगस्त में एक और इसका वैकेंसी आने वाला है। मैं उस एग्जामिनेशन को टारगेट करके मैं इस सारे क्वेश्चन पेपर जो जितने पूछे गए हैं प्रीवियस में, इंक्लूडिंग ये 3.0 3.0 को भी मैं टेकअप करूंगा, 1 और 2 को। आज मैं 2 से स्टार्ट कर रहा हूं। मुझे बहुत सारे लोग मिले सॉरी, एग्जामिनेशन के बाद, और उन्होंने कहा कि चूंकि एग्जामिनेशन में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी थे और उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। मैं जिन क्वेश्चंस को देख रहा हूं इसमें 25 क्वेश्चंस कंप्रीहेंशन से हैं और उन्होंने कहा कि कंप्रीहेंशन को बनाने में मुझे दिक्कत होती है, कंप्रीहेंशन से मेरे को प्रॉब्लम हुआ। मैं आपको बोलूं कि आपका कंप्रीहेंशन बनाने में समस्या अगर है तो आप ये भूल जाते हो कि प्रीपोजिशन की तो प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे जिसमें प्रीपोजिशन हमको नहीं पता हो तो वो परेशानी होगी। इडियम फ्रेज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी एक लक की चीज है कि आपका पढ़ा हुआ आया। तो अगर आप किसी परीक्षा को बहुत अच्छे से देना चाहते हो तो मेरा एक ओपिनियन ये है कि आप अंग्रेजी के उन सारे सेक्शंस की तैयारी लॉजिकल तरीके से, बिना, जैसे आपने मैथ्स में कभी लक को इंपॉर्टेंस नहीं दिया था कि अगर पूछा हुआ आ जाएगा, अगर पढ़ा हुआ आ जाएगा तो मैं बना लूंगा। आप डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आप बनाते रहे। तो यहां भी आप वैसी तैयारी करो और सबसे पहले कंप्रीहेंशन को हैंडल करने की कोशिश करो, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बाकी के क्वेश्चंस 5-5 करके सेक्शन में डाले हुए हैं और कंप्रीहेंशन 25 है। तो अगर बोलूं कि आपको तैयारी में सबसे पहले क्या देखना चाहिए, तो मेरे हिसाब से कंप्रीहेंशन देखना चाहिए। जिस पेपर की मैं बात कर रहा हूं 2023 में हुआ है वो, उस पेपर में 25 क्वेश्चन शुरुआत के कंप्रीहेंशन से दिए हुए थे, 25 क्वेश्चंस शुरुआत से, और ये 4 पैसेज में बांटे हुए थे, जिसमें पहले पैसेज से 9 क्वेश्चन थे। अब आप सोचो कि पहले पैसेज से अगर 9 क्वेश्चन है तो आपको इस पैसेज को तो बनाना ही है, और पैसेज का साइज अगर आप देखो तो बहुत छोटा तो नहीं है, और इन क्वेश्चंस को बनाना है। तो आप इसको ऐसे समझो कि आपको अपने रीडिंग को स्मूथ करना पड़ेगा। लैंग्वेज कहीं भी, रीडिंग लैंग्वेज में स्मूथ होनी ही चाहिए, क्योंकि जब तक वो नहीं होगी ना, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आप ये याद करने वाली चीजें या कुछ थोड़े बहुत ग्रामर पढ़ने वाली चीजों से नहीं बनेंगे। अब अगर आप इनको पढ़ना शुरू करो तो विल फाइंड वन थिंग, कि ये पैसेज मैं जब देख रहा था तो मुझे लगा कि बच्चे को अगर वो इसको ट्रांसलेट करना चाहे तो कभी नहीं कर पाएगा, समझना बड़ा मुश्किल हो, उसको ट्रांसलेट करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर वो अंडरस्टैंडिंग की बात करे तो वो कंफर्टेबली आएगा। अब अगर 9 क्वेश्चन यहां से हैं तो मुझे लगता है कि आपको इस पैसेज को पढ़ के ठीक से समझ में आपको आना चाहिए। अभी आप ध्यान दो। As the new year approached, like many others, I found myself making resolutions in my mind. अब अगर इस सेंटेंस को समझना है, देखो एक एक चीज होती है कि क्या आप इसको ट्रांसलेट करना चाहोगे, तो आई फाउंड माई सेल्फ का ट्रांसलेशन तो आपसे हो नहीं पाएगा। आप ये कर नहीं पाओगे कि आई फाइंड माई सेल्फ का ट्रांसलेशन क्या होगा, नहीं कर पाओगे आप इसको। मैंने अपने आप को पाया। बट अगर आप सोचो कि जैसे नया साल आया, मैंने आई
मेक रेजोल्यूशंस, आई फाउंड माई सेल्फ मेकिंग रेजोल्यूशंस से अच्छा है कि आई मेड रेजोल्यूशंस। और ये समझ में आएगा, जो नए साल में हम लोग रेजोल्यूशन लेते हैं, समझना अपने हिसाब से होता है, शब्दों के फॉर्म के हिसाब से नहीं। क्योंकि अगर यहां पे पार्टिसिपल का यूज हुआ है, तो आपके पार्टिसिपल का कोई इक्विवेलेंट आपकी हिंदी में नहीं है। आप जरा सोचो कि इन्फिनेटिव की हिंदी क्या होती है, जेरेंड की हिंदी क्या होती है, पार्टिसिपल की हिंदी क्या होती है। तो अनडाउटेडली अगर पार्टिसिपल का यूज यहां हुआ है, मैं जैसे बता रहा हूं, आपको पार्टिसिपल पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बोलूं कि अगर यहां पार्टिसिपल का यूज हुआ है, तो आप पार्टिसिपल लगा के तो सेंटेंस को समझ नहीं पाओगे ना, उसको ट्रांसलेट तो कर नहीं पाओगे। ठीक है। सो आप इतना ही समझो, आपको बात को समझने के लिए दिया है, और अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी प्रॉपर होगी तो आपको आपका क्वेश्चन बनेगा। आपको इसको समझना है, ना कि ट्रांसलेट करना है। अगर बोलता कि इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो तो करते तुम। मैं भी रेजोल्यूशन बनाया, द यूजुअल सस्पेक्ट्स मेड देयर अपीयरेंस। अब इस सेंटेंस में देखो, उसने जानबूझ के पहले पैराग्राफ को ऐसा दिया है जिसमें सेंटेंसेज का जो मीनिंग आप पढ़ोगे ना, वो बहुत क्लियरली नहीं आएगा। लेकिन आप एक बात तो हमेशा थ्योरी में याद रखो कि सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। पूरा सेंटेंस पढ़ोगे और वो पीछे वाले बात को जो आपने पढ़ा था सेंटेंस को अगर ध्यान रखोगे, तो तुमको ये आगे वाला सेंटेंस भी समझ में आएगा। लेकिन पूरे सेंटेंस पे को देखो, क्योंकि द यूजुअल सस्पेक्ट्स मेड देयर अपीयरेंस तुमको ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा। लेकिन पिछले सेंटेंस में क्या पढ़ा, जैसे नया साल आया, मैंने भी रेजोल्यूशन बनाना शुरू किया। रेजोल्यूशन मतलब होता है ना, ये करेंगे ये करेंगे। और आगे देखो, वेकिंग अप अर्लियर, ईटिंग हेल्दियर, spending more time with loved ones, tackling household chores, being kinder to those I do not particularly like, driving cautiously, and taking the dog for a daily walk. आपका रेजोल्यूशन उस आदमी का ये सब था, और वो था सवेरे जगना, अच्छा खाना खाना, अपने जिनको मैं प्यार करता हूं उनके साथ समय बिताना, हाउस होल्ड के कामों को करना, काइंड दयालु रहना उनको जिनको मैं पर्टिकुलरली जानता नहीं हूं या जिनको मैं जब पर्टिकुलरली पसंद नहीं करता, ध्यान से गाड़ी चलाना, और अपने कुत्ते को रोज टहलाने ले जाना। ये मेरे रेजोल्यूशंस थे। बट दिस टाइम आई वॉज डिटरमाइंड टू मेक माई रेजोल्यूशंस यूनिक। बट दिस टाइम आई आई वॉज मेक, वाज पकड़ो या मत पकड़ो, मेरा जो मेक माई रेजोल्यूशन यूनिक एंड अचीवेबल। यूनिक को अगर नहीं समझ में आया ना, तो मैं अपना रेजोल्यूशन अचीवेबल करना चाहिए। अचीव होता ना, जिसको मैं अचीव कर सकूं, मैं करना चाहता था, मैं ऐसा रेजोल्यूशन बनाना चाहता था। लर्निंग फ्रॉम पास्ट फेलियर्स, और मुझे पास्ट में भी फेलियर हुआ था, रेजोल्यूशन बनाने के बाद नहीं हुआ हो पाया था। I realize that one of the reasons why most of us fail in our efforts to self improve, हम अपने आप को एफर्ट लगाते हैं इंप्रूव करने का, हम फेल करते हैं क्यों? आर ऑफन टू एम्बिशियस, क्योंकि हमारे हम जो सोचते हैं ना, वो बहुत एम्बिशियस होता है, उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत है। एम्बिशियस मतलब जो बहुत बड़े स्केल पे हो, हम जो रेजोल्यूशन बनाते हैं, एंड वी स्ट्रगल टू फाइंड टाइम टू फॉलो थ्रू विद देम, और हमारे पास समय नहीं होता उतना काम करने का। सो आई डिसाइडेड टू कीप माई रेजोल्यूशन टू माई सेल्फ, इसलिए मैंने रेजोल्यूशन को अपने तक रखा, लिमिटिंग देम टू जस्ट टू मोडेस्ट एम्बिशन, और सिर्फ मैंने दो एम्बिशंस को टारगेट किया। पहला, एक्सरसाइजिंग एवरी मॉर्निंग एंड रीडिंग मोर एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग। सवेरे एक्सरसाइज करूंगा और शाम को थोड़ा ज्यादा पढ़ूंगा। द फर्स्ट रेजोल्यूशन वाज टू एक्सरसाइज फॉर जस्ट 11 मिनट्स एवरी मॉर्निंग। पहला था कि सुबह में सिर्फ 11 मिनट में एक्सरसाइज करूंगा, बिफोर एनीवन एल्स इन माय हाउस होल्ड वाज अवेक। देखो, एक एक चीज होती है कि अगर तुम पूरा सेंटेंस पढ़ोगे ना, तो उसमें ऐसे वर्ड्स मिल जाते हैं, मैंने जिसको अवेक को टारगेट किया, इसके पहले कि एनीवन एल्स, कोई और घर में जगे, मैं अपना कर लेना चाहता था।
द चैलेंज वॉज रियल एज ड्रैगिंग माई सेल्फ आउट ऑफ बेड 11 मिनट्स अर्लियर, अपने आप को बेड से उठाना 11 मिनट पहले, was earlier than usual required significant self discipline. अपने आप को 11 मिनट पहले जगाना थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए था उसमें. बट for the first 2 days I managed to sneak down to the living room and jump around on the carpet without being caught. और पहले 2 दिन देखो, तुम अभी क्या करोगे कि स्नीक राउंड का मीनिंग चाहिए मेरे को ट्रांसलेट करना है, जबकि मेरे को समझ में आ रहा है कि पहले 2 दिन मैं अपने लिविंग रूम में पहुंचा शुरू में 2 दिन, और कारपेट पर मतलब कालीन पे मैंने जंप किया, एक्सरसाइज वाला जो 11 मिनट का था, विदाउट बीइंग कॉट, मतलब कोई हमको देखा नहीं. हाउएवर माय कवर वाज ब्लोन. अब जरा सोचना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है. माय कवर वाज ब्लोन व्हेन माय एग्जॉस्टेड स्टेट, थका हुआ स्टेट, आफ्टर द एक्सरसाइज gave me away at the breakfast table. ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है. लेकिन जब ब्रेकफास्ट टेबल में पहुंचा तो मैं थका हुआ था एंड माय कवर वाज ब्लोन, और मेरा जो राज था ना वो खुल गया. अब ये कवर का मतलब ढकना, ब्लो का मतलब उड़ाना, लेकिन वो मीनिंग है नहीं. फ्रेज यूज करेगा तो ट्रांसलेट करने से बनेगा नहीं. इसीलिए पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये सब सेंटेंसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. सुन my family caught on and my morning exercise routine became a subject of amusement. परिवार को पता चल गया, और amusement मतलब होता है मजाक, उनके लिए मजाक का विषय बन गया. Despite that teasing, I tried to stick to it. मैंने कोशिश किया कि मैं उससे चिपका रहूं अपने रूटीन से. But gradually my enthusiasm, मेरा उत्साह, अब वेंड का मतलब तुम नहीं भी जानते हो ना तो बट बता देगा कि बट के चलते कि क्या मीनिंग होगा. लेकिन धीरे धीरे मेरा उत्साह ठंडा पड़ गया. एंड I found myself back to the square one by January 10th. और 10 जनवरी आते आते सब खत्म हो गया. गिविंग अप, छोड़ दिया मैंने मॉर्निंग एक्सरसाइज रूटीन. अनडेटेड बाय माय फेलियर. अब देखो फिर से मन क्या बोलेगा ना ट्रांसलेशन करने वालों को कि ये मीनिंग चाहिए, वेन का मीनिंग चाहिए. भाई तुम कहानी समझो, शब्दों को मत पकड़ो, कहानी पकड़ में आ रहा है. अब अनडेटेड बाय माय फेलियर इन द फर्स्ट रेजोल्यूशन, मैं अपने पहले रेजोल्यूशन में फेल हो गया. आई फोकस्ड ऑन माय सेकंड रेजोल्यूशन टू रीड मोर एवरी इवनिंग. मैं 2 रेजोल्यूशन बनाने की कोशिश किया था, मैंने दूसरे रेजोल्यूशन में फोकस किया. अनडेटेड नहीं भी आएगा ना तो तुमको कोई दिक्कत नहीं है. आई रेसिस्टेड द एल्योर ऑफ टेलीविजन. एक टेलीविजन, and spent a few evenings with my eye glued to a book in my room. वो जानबूझ के ऐसा कंप्रीहेंशन दिया है ना जिसमें शब्द भरे हुए हैं. सोचो जरा, मैंने रेसिस्ट किया, ये तो तुम जानते होगे. तुम एल्योर हटा दो, मैंने टेलीविजन को रेसिस्ट किया और समय बिताया कुछ शाम को टू द बुक इन माय रूम, किताबों में आकर आके, क्योंकि मेरा सेकंड रेजोल्यूशन ये था. तुम अगर उनको छोड़ के समझने की कोशिश करोगे ना तो समझ में आएगा. हाउएवर वन कोल्ड एंड लोनली नाइट, एक ठंडा और रात का जो समय था अकेला वाला, आई सकम टू द टेम्पटेशन ऑफ टेलीविजन. अब ये एक चीज मैं बता रहा हूं जो मैं कोशिश नहीं करता हूं कि पढ़ने के समय बताऊं, क्योंकि ये ग्रामर का शब्द है, कंजंक्शन है. हाउएवर कहीं लगेगा ना तो उसको बट की तरह पढ़ना, बट. लेकिन एक रात को टेलीविजन जरा देखना, अभी देखना पूरे सेंटेंस खत्म हो जाने दो. एंड प्रिटेंडेड टू रीड व्हाइल डोजिंग ऑफ इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन.
अब ध्यान देना, इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, टेलीविजन का स्क्रीन, उसके सामने बैठ के मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था। सोचना जरा, उसने कोशिश की, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो मतलब नहीं रोक पाया अपने आप को, और टेलीविजन के सामने इट बिकेम अ हैबिट अगेन, और आदत हो गई रोज टेलीविजन के सामने पढ़ने की। एंड आई रियलाइज आई हैड फॉलन बैक इनटू माय ओल्ड वेज, और मेरा पुराना वाला जो तरीका था वो फिर वापस आ गया। डिस्पाइट दीज सेटबैक्स, छोड़ देते हैं, सेटबैक करना ही आता है। आई रिफ्यूज टू गिव अप, मैंने हार मानने से इनकार कर दिया। ऑन माई रेजोल्यूशन टू रीड मोर, मैंने नहीं किया, हार नहीं माना। इन फैक्ट आई टुक अ बोल्ड स्टेप एंड बॉट अ बुक टाइटल्ड हाउ टू रीड 1000 वर्ड्स इन अ मिनट। ये किताब मैंने खरीदा, एक किताब खरीदा मैंने। बट द आयरनी वॉज नॉट लॉस्ट ऑन मी। देखो ऐसा ऐसा सेंटेंस दिए हुए ना कि वो तुम ट्रांसलेट करोगे तो फिर से गड़बड़ा जाएगा। लेकिन हुआ क्या, आई हैड नॉट फाउंड द टाइम टू रीड इट येट, मेरे को पढ़ने का समय ही नहीं मिला। शोकेसिंग द चैलेंज आई फेस इन कीपिंग अप विद माई रेजोल्यूशन, और मेरे को उस किताब को पढ़ने का समय नहीं निकाल पाया मैं। इस पैसेज में शब्द दिए हुए हैं, स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, फ्रेजेस दिए हुए हैं, जिसमें के चलते अगर आप इसको ट्रांसलेट करना चाहोगे, और 9 क्वेश्चन यहां से हैं, तो फिर आपको, और अगर कहानी है तो एक बार पढ़ लो, दोबारा तो वापस आने की जरूरत नहीं है, दोबारा वापस आने की जरूरत नहीं है। देखना जरा 86 में उसने क्या लिखा है। उसने 86 में लिखा है, व्हाट वाज द ऑथर्स फर्स्ट रेजोल्यूशन फॉर द न्यू ईयर, एक्सरसाइज करना था। What did the author do to resist the temptation of television and read more every evening? उसने ऐसा क्या किया जिसके कि वो ज्यादा पढ़ पाए हर हर इसमें, हर शाम को। जरा देखो तो, ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ था ना, अपने रूम में बैठ के किताब में आंकड़ आया हुआ था। What did the author do one night when feeling cold and lonely? एक दिन जब वो अकेला हो रहा था, ठंडा लग रहा था उसको, तो उसने क्या किया, याद है? टेलीविजन के सामने जाकर बैठ गया था, पढ़ने की कोशिश कर रहा था। 88 का, what did the author buy to help himself with his resolution? उसने क्या किया कि अपने वो जो किताब खरीदा था, उसने किताब खरीदा था ना, और तुम देख लो, अ न्यू टेलीविजन सेट, बुक क्लब, ये सब कॉम्बिनेशन में कहीं लिखा हुआ नहीं है। 9 नंबर, why did the author find it ironic that he bought a book but had not read it yet? क्यों उसको आयरोनिक लगा? देखो, अगर कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन नहीं भी समझ में आता है तो टेंशन मत लो, तुम ऑप्शन पढ़ो। तुम्हारे पास अगर ऑप्शन देखोगे तो तुमको आराम से दिखाई पड़ेगा कि तुम्हारे पास आंसर कौन सा होगा। देखो जरा, देखो हकीकत क्या है, हम ये सोचते हैं कि कंप्रीहेंशन से समझ में आने के बाद हमारा क्वेश्चन बनता है, लेकिन क्वेश्चन की क्वालिटी से पता चलता है कि कंप्रीहेंशन को तुमको कितने लेवल तक समझना है। इसमें क्वेश्चंस के लेवल बहुत आसान थे, जबकि कंप्रीहेंशन सीरियसली पढ़ने में थोड़ा सा अटपटा था। अब अगर तुम उधर में अटपटा टेकअप कर लोगे ना, तो फिर इधर में बेमतलब का आंसर निकलेगा। तुम जरा ध्यान दो, 91 में क्या था आंसर? व्हाट वाज द ऑथर्स अप्रोच टू मेकिंग रेजोल्यूशन दिस ईयर? उसने ऐसा क्या अप्रोच लिया इस साल में जो रेजोल्यूशन बनाना था, और वही था ना कि इस साल वाला सिंपल रहेगा और अचीवेबल रहेगा। व्हाट डज द टर्म रेसिस्टेड द एल्योर यूज इन द पैसेज मीन? अभी तो उसको एक का मीनिंग चाहिए, रेसिस्टेड द एल्योर। अब तुम जरा, अब उसने पूछा है तो तुम्हें उसको टारगेट करना पड़ेगा। मैंने विरोध किया टेलीविजन का। अब टेलीविजन का विरोध करने का क्या मतलब? वही चीज पूछ रहा है और तुम खाली सोच के आंसर निकालना।
फॉट बैक अगेंस्ट द अट्रैक्शन, डू नथिंग अबाउट, ये तो तुम्हारा कट जाएगा, और मोर देन वन एंड नन ऑफ दिस में तो वो पहले वो देख लो, गिव इन टू टेम्पटेशन या फॉट बैक अगेंस्ट अट्रैक्शन। रेसिस्ट का मतलब क्या, ये नहीं हो रहा है विरोध करना, रेसिस्ट करना। तो तुम अगर ये चाहो तो तुम्हारे को एल्योर का मतलब नहीं भी आता है। देखो ट्रिक ये है कि तुम्हें जो वर्ड नहीं भी आए ना, उसको तुम सिचुएशन के तरीके से सोच के उसका आंसर तुम निकाल सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट वेयर द यूजुअल सस्पेक्ट इन द ऑथर्स लिस्ट ऑफ, ऑथर्स के लिस्ट में कौन कौन सा था, वो तो बहुत आसान था ना। तुम अगर देखोगे तो तुम्हारे पास यहां पे था ना ये वाला पार्ट, ये वाला, यहां से तुम्हें निकाल लेना है डी नंबर। एंड कॉशसली का ऑपोजिट खोज रहा है। अब अगर तुम कॉशसली को पैसेज में अगर तुम देखो कि क्या कॉशसली का मीनिंग था, तो वेर इज कॉशसली एक्चुअली, अगर कॉशस का मतलब तुमको आता है, हाँ यहां पे था ना, ड्राइविंग कॉशसली मेरा रेजोल्यूशन में था, बहुत सावधानी से गाड़ी चलाना, तो इसका ऑपोजिट होगा असावधानी से। केयरफुली तो उसका सिनोनिम हो गया, एंटोनिम पूछ रहा है। डिलीजेंटली और रेकलेसली का तुमसे मीनिंग पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन में यह है कि रेकलेस और डिलीजेंट में से दोनों का मीनिंग अगर आपको आता है तो आप आंसर बनाओगे। तो एक क्वेश्चन में आपसे छूटने का चांस है इन 9 में से। अगर आपको डिलीजेंट और रेकलेस दोनों का मतलब आता है तो आप इसको बना लोगे, क्योंकि ऑप्शन में मोर देन वन भी है। तो अगर दोनों में से एक भी आता है ना तो आपका चांस नहीं बनेगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी के चलते, ई के चलते आपको दोनों वर्ड जानना होगा। और दैट इज वाई द थिंग इज देयर कि आपको इसको थोड़ा सा डाउट है बनाने में। माइनस मार्किंग हो तो छोड़ देना, अगर माइनस मार्किंग नहीं होता है तो आप रिस्क ले सकते हो। डिलीजेंट मतलब होता है वही बहुत सावधानी से, केयरफुली, मेहनत के तरीके से, वही इसका मीनिंग होता है। और ये लापरवाही वाले तरीके से। सो आंसर इज दिस वन। मूव टू अनदर कंप्रिहेंशन, द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट डॉग। अब इस कंप्रिहेंशन को उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये डॉग के बारे में, एक टाइप का डॉग होता है चिवावा, उसके उस डॉग के ब्रीड के बारे में उसने यहां पे लिखा है। अब देखो एक चीज का, जब अगर कोई इंफॉर्मेशनल हो ना, एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, ऐसे कंप्रिहेंशन के लिए मेरा एक एडवाइस है, और ये एडवाइस पक्का बहुत हेल्पफुल होता है। देखो, अगर ये तो उस ब्रीड के बारे में उसने ये दिया है, पूरा इंफॉर्मेशन दिया है। अब तुमको अगर लगातार 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 इंफॉर्मेशन मिलता चला जाएगा, तो वन थिंग इज देयर कि अगर वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपसे खोजेगा तो आपके दिमाग में वो रहेगा नहीं, उस समय में रहेगा नहीं। आपके पीछे वाले कंप्रिहेंशन में ये था कि अगर आपने कंप्रिहेंशन को पहले पढ़ लिया तो आसानी से 9 में से 8 क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं। बट अगर इसमें तुम पढ़ो भी लोगे ना, तो तुमको हर बार क्वेश्चन के लिए पैसेज पे वापस जाना पड़ेगा। सो बेटर इसका ये तरीका है इस क्वेश्चन का कि तुम हमेशा सीधे इसको मत पढ़ो और रेफर बैक करो तुमको कि कहां पे मेरा उस कंपनी उस क्वेश्चन का जवाब लिखा हुआ है। बस जल्दी जल्दी रेफर बैक करके तुम उसका आंसर निकालो। जैसे देखो, तुम मत ही पढ़ो तुम उसको। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ चिहुआहुआ ब्रीडिंग अकॉर्डिंग टू द ऑथर, इसका मेन एडवांटेज क्या है, अभी आप ध्यान दीजिए इसको। अभी जैसे तुरंत मैंने देखना जरा, पिंच अ फ्यू पॉकेट्स का मीनिंग तुमसे पूछ रहा है, और ये फ्रेज है, वेयर डज दिस ब्रीड डॉग एक्सरसाइज, ये डॉग एक्सरसाइज कहां करता है। नेक्स्ट देखो, व्हाई आर पीपल सरप्राइज टू सी, इसको देख के लोग सरप्राइज क्यों होते हैं। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, इसमें पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है,
और ये चूहा और डॉग के बारे में ट्रू लिखा हुआ है। तो तुम्हारे को अगर इसको टारगेट करना हो कि एक्सरसाइज करने वाली चीज को कहीं ना कहीं से तुमको शुरू करना होगा। अभी देखो, ये तुम्हारा डायरेक्ट लिखा हुआ है, द मेन एडवांटेज ऑफ दिस। मैंने देखा, मेरे को अचानक याद आया कि क्वेश्चन नंबर 1 में यही पूछा था। पिंच ए फ्यू पॉकेट इन द लास्ट सेंटेंस पूछ रहा है। एक बार तुम कोशिश करो कि पिंच ए फ्यू पॉकेट का मीनिंग क्या है। बट जस्ट वन हर्डल रिमेन्स। जरा समझना, अगर मान लो कि ये फ्रिज है, पिंच ए फ्यू पॉकेट्स, पॉकेट फ्रिज है, people are surprised seeing the animals and the general awareness breed is still low, but one hurdle remain because this is a pocket dog, it may pinch a few pocket। ये एक पॉकेट डॉग है। अगर तुमको फ्रिज आता है तो ओके, अगर नहीं आता है तो ये लिखा हुआ एक पॉकेट डॉग है। और ये सोचने की बात होगी कि ये कुछ पॉकेट को पिंच कर सकता है। क्या मतलब? ये आसानी से काटता है पॉकेट में डालने से। दे आर पिक पॉकेट्स, बोल रहा है कि पॉकेट मार होते हैं। अब तुम देखो ना, ये एक्सरसाइज कहां करते हैं? कहीं लिखा होगा, जल्दी से खोज लेने का है। तुम अगर नहीं भी पढ़ते ना, अगर सीधा करते, देखिए मैं खोज रहा हूं। अगर मैं पहला वाला पढ़ना अगर रोक भी दूंगा ना, अगर तुम्हारे पढ़ने का स्पीड ठीक है तो तुम एक बार पढ़ के कंप्रीहेंशन देखो, लेकिन अगर तुम इसको लोकेट करो तो आराम से लोकेट हो जाएगा। कहां एक्सरसाइज करते हैं? ऐसे को देख के लोग सरप्राइज क्यों होते हैं? अभी हम लोगों ने पिंच ऑफ फ्यू पॉकेट के समय में लिखा हुआ था, जरा देखिए आप। पिंच ऑफ फ्यू पॉकेट्स के हिसाब से जहां पे लिखा हुआ था वहीं पे सरप्राइज वाला लिखा हुआ है। और सरप्राइज में जो लिखा हुआ था, लोकेट करने का सबसे अच्छा फायदा यह है कि तुम्हारे को आराम से तुमको मिल जाएगा। नेक्स्ट 99, आपके बोल रहा है कौन सा ऑप्शन फॉल्स है। अब तुम एक बार ऑप्शन खाली पढ़ लिया करो, फॉल्स वाले में एक बार पढ़ लो, 3 सही होगा। और हालांकि इसमें 2 दिया हुआ है ना, तो पहले तीनों को देखो। दिस ब्रीड ऑफ डॉग इज शार्प एंड इंटेलिजेंट एनिमल। हम लोगों ने खोजने के चक्कर में एक चीज देखा था कि शार्प अलर्ट एनिमल लिखा हुआ है, तो मेरा फॉल्स खोज रहा है, तो मैं इसको काट दूंगा। ये तो तुम्हारा स्टेटमेंट इज फॉल्स, जबकि दिस वन इज ट्रू। तो जब ये कटा तो तुम्हारा ये भी कट गया। ऑल दीज डॉग्स आर विदाउट टेल। ये सारे कुत्ते बिना पूंछ के होते हैं। टेल वाला चीज लोकेट करना होगा। दे आर गुड गार्ड डॉग्स एंड दे आर लाइक अलार्म्स। अलार्म तुम खोजोगे तो तुमको मिल जाएगा। द डॉग्स आर स्लाइटली लॉन्गर देन द टेल एंड द टेल इज कैरिड। देखो जरा, उनके बारे में बात किया, उनका पूंछ कैसा होता है, तो तुम्हारा ये टेल वाला ऑप्शन फॉल्स हो गया और आंसर इसी को लेना है, क्योंकि अलार्म डॉग तो ऑलरेडी लिखा हुआ था। देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है। सो आगे देखो, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? मैक्सिकन स्टेट, चाइना, दिस ब्रीड द स्मॉलेस्ट ब्रीड ऑफ डॉग। अब जरा देखो तो यहां पे, यहीं पे उसका जब इंट्रोडक्शन दिया था, मैक्सिकन स्टेट, चाइना, स्मॉलेस्ट डॉग, तीनों सही है। और ध्यान दीजिएगा कि आपको अगर इसको बनाना है
तो आपको ऐसे क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशनल होते हैं सिर्फ जल्दी जल्दी लोकेट करना है, क्योंकि तुम कितने क्वेश्चन बना रहे हो, 3 और 4 7 क्वेश्चन बना रहे हो, पीछे वाले में 9 था, उसमें पैसेज पढ़ना जरूरी था, इसमें लोकेट करना है। कंप्रीहेंशन के साथ इंटरेस्टिंग यही है कि तुम अपना रीडिंग करते जाओ, लेकिन जब एग्जामिनेशन में कंप्रीहेंशन बनाना है ना, तो क्वेश्चन को बनाने का तरीका सीखो, बस जल्दी जल्दी कैसे बनाते हैं। Which the following is true about the Chihuahua? अब इसमें बोल रहा है दैट टेल, और टेल को लगातार उसी के पूंछ के बारे में लिखा है। अब तुम जल्दी से उसके टेल को टारगेट करो। द डॉग्स आर लॉन्गर देन द टेल, वो टेल से ज्यादा लॉन्ग होते हैं उनका, ये कुत्ते, मतलब उनका पूंछ उनके कुत्तों से ज्यादा छोटा होता है। एंड द टेल इज कैरिड लाइक अ सिकल दैट जस्ट टचेज द बैक। बस इतने ही दूर को देखना है, सिकल विकल के चक्कर मत पड़ना है क्या मीनिंग आ रहा है। यहां पे देखो, देयर टेल इज इक्वल टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, रॉन्ग। देयर टेल इज स्लाइटली स्मॉलर देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी, देयर टेल इज ग्रेटली स्मॉलर देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब स्लाइटली स्मॉलर या बहुत ज्यादा स्मॉलर, ये तुमको देखना है। और देखिए, अगर आप यहां देखिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि स्लाइटली, सो जस्ट गो फॉर बी। मतलब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए यू डिडंट नीड टू रीड द पैसेज। अब यहां देखो, फिर से दिया हुआ है गंगा रिवर डॉल्फिन्स आकर इन द, और देखो ये पैसेज छोटा है, 5 क्वेश्चन है। तुम इसको एक बार अगर आइडिया लगा लोगे, चूंकि डॉल्फिन की बात कर रहा है गंगा रिवर में, तो आपका ये वाला बनाने में इनको, और अगर ध्यान से देखो तो बहुत क्लियर क्लियर लिखा हुआ है, इनको इंडेंजर्ड एनिमल क्यों कहा जाता है, कहां से पूरी तरह से वाइप आउट हो गए हैं, कंप्लीटली वाइप आउट। ब्रह्मपुत्र इज हाईली सुटेबल फॉर डॉल्फिन, behavioral studies on daytime and surfacing intervals so that a dolphin normally spends, ये वाला तो तुमको चूंकि डेटा दिया हुआ है ना, डेटा, तो डेटा दिया हुआ तो कहीं ना कहीं तुरंत डेटा तुमको दिखाई देगा। देखो यहाँ पे डेटा है 1037 अंडर वाटर, तुमको ये जल्दी से मारने का है। द मोस्ट इंपोजिंग थ्रेट टू गंगा डॉल्फिन, अब ये थ्रेट इंडेंजर्ड ब्रह्मपुत्र कंप्लीटली वाइप आउट, बस जल्दी से पढ़ डालो। The Ganga River dolphin occurs in the Brahmaputra River system, primarily in India, Bangladesh. They are listed as endangered by the due to probable population decline of at least 50% over the last 50 years. सीधा लिखा हुआ है। और वो कहां से completely wiped out हो गए हैं? Dolphins have been destroyed in the upper reaches of many rivers. Destroyed in the upper reaches. Highly suitable for dolphin conservation. ब्रह्मपुत्र क्यों इनके लिए अच्छा है? ब्रह्मपुत्र इज, देखो यहां पे, in comparison to the Gangas, the Brahmaputra river is lesser degraded and therefore great importance for persistence of the lesser degraded, ये कम डिग्रेड हुआ है। The behavioral time already आ गया, और most imposing threat to the Ganga dolphin in the Brahmaputra is mortality through, mortality उसका किसके थ्रू, और यहां देखिएगा देखिए, fisheries baywatch was identified as one of the major threats। मतलब ये कि जब आप कंप्रीहेंशन पे जा रहे हो ना, तो यू हैव टू बी, तुम्हें अगर आइडिया लग जाए कि जिन कंप्रीहेंशन को पढ़ना है, किन कंप्रीहेंशन को लोकेट करना है, अगर कंप्रीहेंशन के तुमने शुरू किया और वो इंफॉर्मेशन है, तो याद रखना उसको पढ़ के कोई फायदा नहीं है, सिर्फ तुम्हारा टाइम जाएगा। तुमको उसमें लोकेट करके बनाना है, और वो तुमको पूरे पैसेज को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोकेट करना मतलब खोजो वो चीज कहां लिखा हुआ है,
और वो जल्दी खो जाएगा। खोजने में जल्दी होगी अगर अगर तुमको करना। पढ़ने में जैसे पढ़ते हो ना समय लगता है, खोजने में ज्यादा समय नहीं लगता। अब देखो यहाँ पे इंपेयर अकबर वॉज ग्रेटली। अब ये कहानी दिया हुआ है, और कहानी के साथ क्या है कि कहानी में जो लिखा हुआ है वो तुमसे नहीं पूछेगा। इस कहानी में जो, जैसे सिनेमा का कहानी तुम देखते हो, सिनेमा तुम देखते हो, सिनेमा में जो तुम कहानी समझते हो वो कहानी कहीं लिखा हुआ नहीं होता, वो कहीं कोई बताता नहीं है, क्योंकि तुम तो पिक्चर देख रहे हो ना। तो यहां भी तुम पिक्चर देखोगे और उससे तुमसे पूछेगा। हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है कि शाह पर्सिया एक्सपेरिमेंट को क्यों करना चाहता था। व्हाई डिड बीरबल ऑब्जर्व व्हेन ही अप्रोच टू द फाइव थ्रोन्स, वो उसने क्या ऑब्जर्व किया। कहानी वाले, और ये कंप्रीहेंशन बहुत आसान है, मैं तुमको बस इतना ही करता हूं इसमें कि तुम, मेरा एक एडवाइस है कि तुम इसको बना लेना, बहुत आसान है। तब तो मोर देन वन ऑप्शन हो जाएगा। मूव करते हैं नाउ। अब तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं कॉमन एरर के। अभी हम लोगों के पास जो कॉमन एरर का पार्ट होता है ना, इसमें एरर खोज रहा है। और देखो, तुम रियलाइज करना, मैं जो एक एक चीज तुमको बताऊं, इसका नाम होता है कॉमन एरर। और कॉमन एरर का कैरेक्टर ये है कि इसके जो एरर होते हैं वो कॉमन नेचर के होते हैं। उसके लिए ग्रामर का इनडेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए, कि कर्सरी नॉलेज चाहिए होता है। देखो, अगर मुझे ग्रामर की बात करनी हो जो तुम्हारे एग्जामिनेशन, एक क्रॉस ऑल द एग्जामिनेशन, चाहे वो एसएससी के हो, चाहे वो बैंकिंग के हो, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, एक कर्सरी नॉलेज चाहिए होता है। हर सेक्शन में एक कर्सरी नॉलेज। लड़के क्या करते हैं, मोटी मोटी किताब लेके बहुत इन डेप्थ पढ़ते हैं। मैं भी जब पढ़ाता हूं ना तो मैं बोल देता हूं कि देखो, एग्जामिनेशन के लिए इतना जरूरी है, लेकिन चूंकि तुम मेरे से पढ़ रहे हो, एक्सपेक्टेशन हाई है, तो अब जो पढ़ोगे ना वो कंटिन्यू करो। अगर कभी क्वेश्चंस का लेवल बहुत बहुत मुश्किल हुआ तो अब जो मैं पढ़ा रहा हूं वो तुमको काम करेगा। लेकिन मेरा अपना ओपिनियन ये है ना कि तुम जब तैयारी कर रहे हो, जैसे देखो यहां पे हैज के बाद भी3 आना चाहिए था, बीच में एडवर्ब लगाया हुआ है, अब वो नहीं दिया है उसने। देख लो, जरा रियलाइज करना कि यहां पे अंडरस्टैंड के जगह पे अंडरस्टूड होना चाहिए था 1 नंबर में। ये किस लेवल का नॉलेज है, इसके लिए कितने समय, ग्रामर को कितना समय देना चाहिए, जरा आप ध्यान देना। अब तुम में से एक, किसी किसी को याद आएगा ज्यादा ग्रामर पढ़ लेंगे तो, कि स्कार्सली के साथ व्हेन लगता है। भाई वो कंजंक्शन है, ये एडवर्ब है। ये ग्रामर का बेसिक्स है, बेसिक्स क्लियर करना है। और एक कर्सरी मतलब मैंने बोला, एक ऊपर ऊपर का नॉलेज चाहिए। वर्ब का पैटर्न तुमको पूरी तरह याद चाहिए, ग्रामर के बेसिक्स, एक्चुअली नाउन को इस्तेमाल कैसे करते हैं, एडजेक्टिव को इस्तेमाल कैसे करते हैं, एडजेक्टिव का डेफिनेशन अब तुमसे नहीं पूछेगा कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन प्रोनाउन। अब तुमसे पूछेगा कि वाक्य में एडजेक्टिव इस्तेमाल कैसे होता है। द मैंगोज वॉज, पहला एरर तो यहां आ गया। डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन, बिटवीन जानते हो दो के लिए, मैंगोज के साथ वेयर, तो ये दूसरे नंबर में वज के जगह पे वेयर लगेगा और बिटवीन के जगह पे एमोंग लगेगा। दो एरर, सो मोर देन वन। आप देखते रहिएगा, मैं जानबूझ के इसको ऐसे लिख रहा हूं ताकि आपको ये क्लियर हो कि ग्रामर में आपको कितना समय देना है। सम ऑफ द पीपल्स, तुम जानते हो कि पर्सन का प्लूरल पीपल होता है, पीपल में से नहीं लगता, तो तुम्हारा ये स्टॉप्ड हिम फ्रॉम मूविंग फर्दर, तुम्हारा ओनली ये होगा, पीपल्स के जगह पे पीपल होगा।
My sister Rani was practicing how to do this work. So नंबर में राइडिंग की जगह पे राइड होगा, हाउ टू राइड. द फ्लॉक ऑफ शिप्स. अब फिर से नाउन के बारे में पूछ रहा है. शिप सिंगुलर और प्लुरल भी दोनों की तरह इस्तेमाल होता है. जैसे पीपुल्स में एस नहीं लगता, वैसे शिप में भी एस नहीं लगता. ब्लॉक द रोड, तो तुम्हारा ये वर्ड शिप्स के जगह पे शिप होगा. 6 नंबर देखो. द टीचर आस्क्ड मी टू मीट हर ऑन 12 एट ना. सो तुम्हारे 6 नंबर में ऑन के जगह पे एट जाएगा. 7 नंबर में शी नाइदर कंफर्म्स नॉर डिनाई. जब नाइदर के बाद वाले वर्ब को V5 में रखा है तो डिनाई को भी तो V5 में होना चाहिए था शी के साथ. तो तुम्हारा डिनाई गलत और ये हो जाएगा डिनाइज. 8 नंबर शी वॉज टेकन अबैक. एक क्वेश्चन आया जब तुमसे इस फ्रेज को के साथ लगने वाला प्रीपोजिशन पूछ रहा है. टेकन अबैक का मतलब क्या होता है और उसके साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो क्या होता है. अब एक क्वेश्चन 8 नंबर में टेकन अबैक बाय. सो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन. टेकन अबैक का मतलब होता है सरप्राइज्ड. सो शी वाज सरप्राइज्ड और बाय लगेगा यहां पे रानीज वेमेंस. एक क्वेश्चन 10 में से मेरे को अभी तक टफ दिखाई पड़ा. 9 नंबर देखिए. 9 नंबर में क्या लिखा हुआ है. वाई आर यू टू सॉरी हु आर यू टू सजेस्टिव. भाई टू के बाद भी1 आता है ना. सजेस्टिव की जगह पे सजेस्ट होगा. एंड 10 गॉड्स जस्टिस विल प्रिवेल. देखो विल के साथ भी1 आता है ना. तो प्रिवेल के जगह पे प्रिवेल होगा. अब जरा सोचो कि इस 10 क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर इतना मेरे से ग्रामर पूछ रहा है और आगे में भी ग्रामर के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कितना ग्रामर पे समय देना चाहिए और तुम इसकी बात कर रहे हो तो ये ला इलाज है. प्रीपोजिशंस को कभी भी सपने में भी कंट्रोल कर. पढ़ो जितना पढ़ना है बट कंट्रोल करने को मत सोचो कि ये सब खत्म ही करना है. सब आएगा ही. लक की बात होगी पढ़ा हुआ आ गया तो. आप में से जितने लोग सुन रहे हैं वो जरा सोचे कि क्या उन्होंने आज तक देखा था टेकन अबैक के साथ बाय लगता है. सोचिएगा. तो उस क्वेश्चन को हम बोलें कि मेरा ग्रामर उसके चलते कमजोर हो गया. डाउट है सर. प्रीपोजिशन है वो ना. मूव कीजिए. अभी तुम्हारे पास अगर तुम ध्यान से देखो तो सब में वर्ब का फॉर्म दिया हुआ है. और रियलाइज कीजिए मैंने क्या कहा था कि वर्ब का फॉर्म आपको याद चाहिए. बेसिक्स क्लियर चाहिए. दैट्स इट. रानी रैन सो फास्ट दैट शी ट्रिप्ड V2 एंड आगे में V2 शी ट्रिप्ड. अब फॉल का बोल रहा है कौन सा. तुमको बहुत क्लियरली तुमको समझ में आएगा कि हेड फॉलन होगा. अगर ये नॉर्मल देखो तो. जबकि मेरे हिसाब से जब तुमको एंड से वर्ब जोड़ते हो तुम्हारे हिसाब से आंसर क्या होगा कि हेड फॉलन होना चाहिए. लेकिन जब अगर एंड से जोड़ते हो तो अगर एंड के पहले V2 लगा हुआ है तो यहां भी V2 होना चाहिए. सो शी ट्रिप्ड एंड फेल. यहां पे जो वर्ब होना चाहिए था वो फेल होना चाहिए था. FELL. नॉट हैड फॉलन. राम एट एंड हैड स्लेप्ट. तो एट कब हुआ और खाना खा के सोया कब. दोनों एंड से जुड़ा हुआ वर्ब एक ही फॉर्म में जाएगा. मूव कीजिए नेक्स्ट वाले. राइट नाउ
अब ये तुम्हारा टेंस बता दिया, अभी की बात हो रही है। इज प्लेइंग, द वर्ल्ड इज स्लोली मूविंग टू के बाद V1 फॉर्म, रियलाइज द ओल्ड नेम ट्री विच। अब देखो यहां पे जो सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें एसएससी ने कुछ आंसर की गलत भी दिया था, क्योंकि आप ध्यान दीजिए, यहां प्रेजेंट परफेक्ट हैज स्टैंडिंग तो कोई फॉर्म ही नहीं होता है, हैज स्टूड एंड हैड स्टूड दो फॉर्म दिया हुआ है, एक पास्ट परफेक्ट का और एक प्रेजेंट परफेक्ट का। अब ये यहां पे दिया हुआ लास्ट नाइट, लास्ट नाइट वो गिर गया, तो अब तो हैज स्टूड तो नहीं रखेंगे ना, तो हैड स्टूड होगा ना। लास्ट नाइट को वो क्रश टू द ग्राउंड, क्रैश टू द ग्राउंड, तो अगर लास्ट नाइट को गिर गया तो फिर उसमें पास्ट परफेक्ट क्यों है? क्योंकि सॉरी पास्ट परफेक्ट ही होगा ना, प्रेजेंट परफेक्ट क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में अभी भी होगा। द पेन 5 years ago, मैंने जिसको खरीदा था। अब जरा आप ध्यान दीजिए कि आपका वर्ब पास्ट में चाहिए और एक्टिव वॉइस में चाहिए। आपका वाज बॉट पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, वर्ब का फॉर्म है। अब हमारे साथ वॉइस का एक और कचरा है कि हम लोग वॉइस को आज तक पढ़े हैं एक्टिव से पैसिव किया जाता है, जबकि एक्चुअली ग्रामर में तुम्हारा दिया हुआ है ये V1 फॉर्म में एक्टिव, ये प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव, ये पास्ट एंड डेफिनेट का पैसिव। अब तुमको ये पता होना चाहिए कि वर्ब का फॉर्म यहां एक्टिव चाहिए कि पैसिव चाहिए। यहां पे कोई आंसर नहीं है, यहां पे होना चाहिए था आई बॉट, जिसको मैंने खरीदा। यहां पे गलती थी, इन्फेक्टेड नहीं होगा, इन्फेस्टेड होगा। अब आप ध्यान दो, एक इंटरेस्टिंग चीज, तुमको इन्फेस्ट के साथ प्रीपोजिशन पूछ रहा है। भाई तुम हम मैं इन अगर सही से बोलो तो इन्फेस्ट का मैं मतलब ही नहीं जानता हूं, तो ये कैसे बता सकता हूं कि प्रीपोजिशन कौन सा आएगा? वैसे होता है इन्फेस्टेड विथ, लेकिन अब इस प्रीपोजिशन के चलते हम अगर बोलें कि मेरी अंग्रेजी कमजोर हो गई, यू कैन नेवर ड्रीम कि तुमको सारा प्रीपोजिशन जो पूछेगा वो आता रहेगा। देखो तो 127 में तुमसे पूछ रहा है कि शडर्ड के साथ तुम्हारा क्या प्रीपोजिशन होगा, एंड अब शडर्ड का मतलब ही मैं नहीं जानता, तो मैं ये कैसे चुन सकता हूं? सोचिए जरा, एक जगह इन्फेस्टेड, शडर्ड, टेकन अबैक, और प्रीपोजिशन पे तुम एक जनरल काम करो, क्योंकि प्रीपोजिशन पे कंट्रोल पे सालों लग जाते हैं, ईयर्स लगातार प्रीपोजिशन को पढ़ने का। मैं भी पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं नहीं बोल सकता कि मैं सारे प्रीपोजिशन सही बना लूंगा। मूव कीजिए। द टाउन वॉज प्लंज, अगेन पूछा उसने। मुझे लगता है कि इस सेक्शन में उसने कहा कि बनता है बने, अदरवाइज गेस मारना है, माइनस मार्किंग नहीं होगा, गेस मार लेना। अब ट्रू के साथ टू लगता है, प्लंज इनटू, वॉज प्लंज इनटू डार्कनेस मतलब वो अंधेरा छा गया। ट्रू टू हिज वर्ड्स, अपने बात का सच्चा। अब वो टू कहीं है नहीं, सो नन ऑफ दिस। अभी आप जरा देखो, ये एक क्वेश्चन था 130, तुम्हारे इस प्रीपोजिशन के सेक्शन में ये पांचों क्वेश्चन में से चार तो मजेदार टफ थे, उसमें से जितना बनता है वो तुम्हारे अलग की चीज है। इसको देखो, इन लिटरेचर ना, साहित्य का, साहित्य का नोबेल प्राइज मिला, लेकिन ऑफ नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर नहीं, इन लिटरेचर, फॉर हिज नोबेल इन लिटरेचर। मूव कीजिए। यहां पे दिया हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहां दिया हुआ है इडियम्स एंड फ्रेजेज। अब आपसे मैं इतना ही बोलता हूं ना कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इडियम फ्रेजेज के लिए जो क्वेश्चंस मैंने देखे, ये क्वेश्चंस, एक इडियम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दो स्पेलिंग, तीन स्पेलिंग, चार स्पेलिंग। तो स्पेलिंग तो एक जनरल सेक्शन है, तुमको इम्बेरास वर्ड, एकोमोडेट वर्ड, इम्बेरास वर्ड, एकोमोडेट वर्ड,
वैक्यूम वर्ड, नार्सिसिस्ट वर्ड, ये चारों का वर्ड का तुमसे खोज रहा है कि तुम मीनिंग बताओ। ठीक है। सो आपसे इन क्वेश्चंस में बस इतना ही आपसे पूछ रहा है कि ये वर्ड पहले से जानते थे, और जो मैप बनाता है उसको कार्टोग्राफर कहते हैं, शॉर्टहैंड आदि काम करने वाले को स्टेनोग्राफर बोलते हैं, फोनोलॉजिस्ट जो फोनेटिक्स की बात करता है। सो आपके पास इनको एक जनरल वर्ड मीनिंग का एक्सटेंशन मानो आप, और वर्ड्स, इडियम, फ्रेजेज कंटिन्यू करते रहो। क्योंकि देखो क्या होगा कि हम लोग परीक्षा के जस्ट 2-4 दिन पहले, हम 10 दिन पहले हम सोचते हैं कि इडियम, फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तुम्हें अगर अगस्त में परीक्षा देनी है तो तुम अभी से थोड़ी रीडिंग करो, क्योंकि एक बात तुमको पता है कि तुम रटोगे तो भूल जाओगे, फिर रटोगे फिर भूलोगे, कोई किसी को याद नहीं रहता, मुझे भी याद नहीं रहता। तो तुम अपना पहले तो कवर करो, तब भूलने के बाद रिवीजन करना होगा। तुम 25 करो, वो 25 परसों में से उसमें से 18 गायब हो जाएगा, फिर उसके 2 दिन के बाद उसमें से 10 गायब होगा, तो ये कंटिन्यू करेगा तो 25 पे ही टिकोगे। तुम पढ़ जाओ एक बार ताकि वो दिमाग में आ जाए, और रिवीजन जितनी बार करो, देखो ध्यान रखना कि तुम रिवीजन जितनी बार करो वो जरूरी है, ना कि एक ही जो थोड़ा सा पढ़े उसको टिकाने की कोशिश करें फिर अगला वाला जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। एक लॉट ले लो 400-500 200-300 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का या आइडियम फ्रेज का, उसको एक बार पढ़ जाओ, पढ़ जाओ। तुम्हारी उम्र में अब रटना शोभा नहीं देता और ना तुम्हारे लायक चीज है और ना टिकेगा उससे। तुम बस उसको पढ़ो, जनरल एक आइडिया लगा के, आ जाता है ठीक है, नहीं आता है फिर रिवीजन करो, फिर रिवीजन करो। और वो तुमको अगर अच्छी परीक्षा देनी है, 3-4 महीने टाइम है, तो वीक में 2 बार रिवीजन करना जरूरी है, पढ़ना एक बार। वो पढ़ने के समय में एक लॉट पूरा पढ़ो, 100, 150, 200 इतना पढ़ो, और उसको रिवाइज करो 2 बार, अगले वीक में 2 बार। क्यों नहीं याद होगा, टिकेगा। और बाकी स्किन ऑफ द एकदम बाल बाल बचना होता है, अपना अपना जो अंतिम थोड़े से बची कुछ चीज है उसको भी यूज में ला देना। 40 विंग्स होता है जब हम थोड़ी देर के लिए झपकी लेते हैं। मैन ऑफ स्ट्रॉ, जो कोई काम का आदमी नहीं है, पुआल का आदमी है, मतलब उसमें कोई क्वालिटी नहीं है। एंड हॉर्नेस नेस्ट, एक ऐसा जगह जहां से खाली समस्याएं पैदा होती हैं, उसको हॉर्नेस नेस्ट कहा जाता है। सो आपका अगेन ये वाली सब एक जनरल लेवल का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इडियम फ्रेजेस हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी जनरल था, वर्ड्स भी एक जनरल लेवल पे हैं। सो आप कोई क्वेश्चन ले लो और उससे आप उसको पढ़ते रहो, रिवाइज करो, एक ही को रटने के टिकाने के चक्कर में मत पढ़ो, उससे होगा नहीं। अब यहां देखो, इसको एक्टिव पैसिव में चेंज करने के लिए दिया है, आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड, तो हैड बीन कंप्लीटेड का हैड कंप्लीटेड हो जाएगा। द बॉय लाफ्ड एट द बेगर, द बेगर वॉज लाफ्ड एट बाय द बॉय, इसका शायद एसएससी ने गलत आंसर दिया था। अगर कोई प्रीपोजिशन यहां लगा हुआ है लाफ के साथ एट क्वेश्चन में, तो वो भी नहीं चेंज होना चाहिए, और बॉय के साथ बाय द बॉय तो होगा ही होगा। सो थर्ड, दे ड्रीव अ स्क्वायर, ड्रीव का वॉज ड्रॉन, अ स्क्वायर वॉज ड्रॉन बाय देम इन द इवनिंग, एक यहां है। अब देखो एक गड़बड़ क्या हुआ था, एसएससी ने इस बार एक एक मिस्टेक किया है। अब उसने क्या कहा कि यहां तो नहीं, उसने आगे में दिया था, दे ड्रीव अ स्क्वायर इन द इवनिंग, अ स्क्वायर वाज ड्रॉन बाय देम इन द इवनिंग, और उसने सी नंबर को तुम पढ़ के देखो, सॉरी सी में तो सेम था, नहीं ये तो हैव बीन ड्रॉन कर दिया है। द शॉपकीपर लोअर्ड द प्राइसेस वर लोअर्ड, अब जरा इस क्वेश्चन में देखिएगा, आपका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
और इसको आप जरा ध्यान से देखिए 145 को, कि 145 को उसने एसएससी ने क्या किया है। अभी जरा इसके वॉइस को चेक करें अगर आप, तो मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूं कि उसने मे बी हेल्प बाय अ लिटिल माउस। तो इसका स्टैंडर्ड पैसिव वॉइस क्या बनना चाहिए था? अ लिटिल माउस मे हेल्प अ लॉयन, अ लिटिल माउस मे इवन हेल्प अ लॉयन, इवन अ लिटिल माउस में हेल्प। तो जहां जहां उसने मे लगाया है वहां उसने इवन लगा दिया, और एक जगह पे उसने कैन लगाया है। तो आपको ऐसे ऑप्शन चुनने हैं, और ऑप्शन में उसने दिया था कि कोई एक होगा, कैन वाला होगा। अब जब तुम मे को कैन में चेंज करके दे रहे हो वॉइस में, तो इवन वाले में क्या गलती है भाई? यहां तक कि एक माउस भी लाइन को हेल्प कर सकता है। तो आपका आंसर यहां बी और सी दोनों होना चाहिए था। एक स्टैंडर्ड टिपिकल देते ऑप्शन नंबर ए में इवन हटा के, यहां इवन गलत है क्योंकि इवन हेल्प के साथ नहीं आएगा, इवन अ माउस आएगा। अब उन्होंने अपने मन से, अपने विम से काम किया कि मे को हम कैन कर देते हैं, और इवन तुम्हारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? अगर तुमने मॉडल को चेंज कर दिया तो मैं एक अपनी तरफ से एडवर्ब सप्लाई कर दे रहा हूं, इंफेसाइजिंग एडजेक्टिव सप्लाई कर दे रहा हूं। सो मेरे हिसाब से मोर देन वन होना चाहिए, और वो सही है। मूव कीजिए। अब यहां फिलर है, और आप फिलर में देखो तो 1 2 3 में, इवन 4 में भी, 5 में भी वो सिर्फ वर्ब का फॉर्म पूछ रहा है। तो मैंने जो शुरुआत में बोला ना कि वर्ब का फॉर्म तुमको याद रखना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। और यहां क्या लिखा हुआ है? एवरी स्टूडेंट, सिंगुलर होगा। अब उसने ऐसा ऐसा ऑप्शन दिया है, इज टू ब्रिंग भी होता है, राम इज टू ब्रिंग, लाने वाले हैं, राम आने वाला है। तो हर स्टूडेंट एक पेरेंट से लाने वाला है। अब क्या मीनिंग आएगा? मैं कैसे बोलूं कि हैज टू ब्रिंग उनको लाना है? तो अगर आप ग्रामेटिकली बिना कुछ मीनिंग के, बिना किसी गाइडलाइन के अगर आप दे रहे हो और इज और हैज दोनों दे रहे हो, तो आपको ये दोनों देना होगा। यहां देखो 50 माइल्स है, अगर यूनिट और टाइम का डिस्टेंस आता है तो वो सिंगुलर होता है। तो इसीलिए यहां पे चूंकि ये अटपटा है, ये सही है। एवरीवन इन द फैमिली, अब चूंकि सब्जेक्ट हो गया एवरीवन, तो ये पुलरल, ये पुलरल। सो आपका वहां पे जहां पे कंट्रोवर्सी है, वहां पे अब एसएससी ने क्या किया कि मेरा हैज सही होगा, तुम्हारा इज गलत होगा। मैं बोलूं कि इज भी ग्रामेटिकली शुद्ध है, हैज ही क्यों खाली सही होगा? अनलेस लगा हुआ है। तो अनलेस लगा हुआ है, तो अनलेस तो ऑलरेडी निगेटिव वर्ड होता है, वो इस भरे वाले जाने वाले वर्ब को निगेटिव कर देगा कि अगर वो, और उसके साथ में विल, शैल और मॉडल का इस्तेमाल नहीं होता। तो अनलेस शी फिनिशेज द वर्क कंप्लीटली शी विल नॉट बी अलाउड। अगर वो अपना काम फिनिश नहीं करेगी तो उसको अलाउड नहीं मिलेगा जाने का। एंड लास्ट क्वेश्चन, देयर वाज मच टू। अब टू के बाद भी वन दे रहा है लगाने को, तो टू के बाद भी वन तो सिर्फ एक ही जगह है, हम काहे को आगे पढ़ेंगे? सो आप जरा सोचो कि तुमको वर्ब का कितना ज्यादा, सॉरी, ग्रामर की कितनी पढ़ाई करनी है। अभी तक तुम्हारे इस ग्रामर के क्वेश्चन में कितने इतने क्वेश्चन मिले जो कि तुमको सीरियसली उन्होंने टेंशन दिया। तो अगर आप परीक्षाओं की तैयारी करते हो तो ग्रामर के सिर्फ वर्ब को टारगेट करो, ग्रामर का बेसिक्स क्लियर करो, और बस टाइम पास मत करो ग्रामर में। अगर बहुत ग्रामर पढ़ते हो तो आप अपने मेजर सेक्शंस को अवॉइड कर रहे हो। और आप ध्यान देना 25 क्वेश्चन इनमें से कंप्रीहेंशन से था। ठीक है? सो आपको अपनी तैयारी में आपको याद करने की चीजें सीखनी है, जितना वर्ड्स याद कर सको, जितना वर्ड्स का याद करने का मतलब मैंने बोला रिवीजन कर सको, जितना कंप्रीहेंशन को स्मूथ कर सको। और हम लगे हुए हैं ग्रामर पढ़ने में। ग्रामर कम कीजिए। ग्रामर का जो क्वेश्चन रहता है
वो बहुत ग्रामर का इनडेप्थ नॉलेज नहीं खोजता। सो मैंने अभी एक काम किया कि मैंने आपके एक पेपर को एनालाइज किया, आप देख लो और ये जरूर बताना कि तुम्हारा एक्सपेक्टेशन मुझे और क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं ये सीरीज शुरू किया है, तो मैं जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं सबके क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ, ताकि आपके कंप्रीहेंशन को बनाने का अप्रोच आपको समझ में आए, तरह तरह की चीजें आपको समझ में आए, वो अप्रोच मैं डिस्कस करूंगा। आप अच्छा लगा बुरा लगा एक थोड़ा कमेंट करना, उससे मुझे, मैं पढ़ता हूं कमेंट्स को पर्सनली, मैं जवाब दूं चाहे नहीं दूं, मेरी टीम जवाब देती है, लेकिन मैं पढ़ता जरूर हूं। आप कमेंट्स करो, और अगर आपका कोई एक्सपेक्टेशन है कि मुझे कुछ और वीडियोस किसी पर्टिकुलर चीजों में बनाना चाहिए, तो मेरे को बताना, मैं जरूर बनाऊंगा। और आपके कमेंट्स का और आपके रिएक्शंस का, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, मुझे इंतजार रहेगा। सी यू देन, थैंक यू।